हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 में आता है। पार्ट 3 में आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स आते हैं, FR फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल नंबर 13 आपको बताता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा तो उस लॉ को नल एंड वॉइड मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा, वो लॉ वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है। लॉ तो लॉ या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, वो सब आपका इनवैलिड हो जाएगा। ये शॉर्ट में है। अब एक बार इसका वर्बेटिम जो है, जो स्टेटमेंट्स है, हम आराम से रीड करते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं। लॉस इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये उसके बारे में है आर्टिकल नंबर 13। उसके पार्ट्स हैं चार, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बोलता है पार्ट 1 में, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया था दोस्तों, रेडी तो 1949 नवंबर में हो गया था। उसकी एग्जैक्ट डेट भी आपको पता होनी चाहिए, कौन सी है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए एग्जैक्ट डेट। और अप्लाई हुआ था 26 जनवरी 1950 से, जिसको हम रिपब्लिक डे तभी से शुरू हुआ। यह आर्टिकल कह रहा है कि इससे पहले जो भी लॉज थे भारत में फोर्स में थी, वो लॉज अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ठीक है। इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट दे आर नल एंड वॉइड, सिंपल ये कह रहा है। अब हम पढ़ लेते हैं टू, ये क्या कह रहा है। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और abridges the right conferred by this part, and any law made in the contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ने के लिए या हिस्ट्री भी पढ़ने के लिए या पूरा ह्यूमैनिटीज पढ़ने के लिए। एनीवेज, इसको मैं बताता हूँ स्टेट क्या होती है। स्टेट अगर आपको जानना है तो मेरा पिछला लेक्चर जरूर देखें, जिसमें मैंने आर्टिकल नंबर 12 डिस्कस करा था। आर्टिकल 12 में क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टेट क्या होती है। सिंपल शब्दों में वैसे बताऊं, वैसे तो डिटेल में उस वीडियो में पढ़ना। स्टेट मतलब आपका पार्लियामेंट या आपका एग्जीक्यूटिव या आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट लेवल पर है, या एग्जीक्यूटिव स्टेट लेवल पे। मेनली यही है, और भी चीजें हैं आपके स्टेट में जैसे लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज, आप उस लेक्चर में जरूर देखिए। बेसिकली सरकार सरकार कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो आपके पार्ट 3 के अगेंस्ट होगा। अगर वो होगा तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। एक एग्जांपल लें, अगर जैसे राइट टू इक्वालिटी है, या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी राइट, इक्वल राइट्स दिए गए हैं, या राइट टू लाइफ है आर्टिकल नंबर 21 में। अगर इसके अगेंस्ट कोई भी लॉ बनाएगा आपका पार्लियामेंट तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। मतलब आपका पार्लियामेंट ने लेट से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया और बोला कि मैं एक टाइप के लोगों को जॉब नहीं दूंगा, या एक टाइप के लोगों को वोटिंग का अधिकार मैं छीन लेता हूँ। ऐसा अगर लॉ बनाया लेट से आपके पार्लियामेंट ने, तो वो लॉ वैलिड नहीं माना जाएगा। वो लॉ वैलिड नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 13 का दो पार्ट कह रहा है। और ये कौन एनफोर्स करेगा कि ये वैलिड नहीं है? कौन एनफोर्स करेगा? एनफोर्स आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। ये भी आगे चल के एक लॉ आएगा जिसमें हम ये देखेंगे। ठीक है। एनफोर्स जो होता है वो आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं। आर्टिकल नंबर 13 का 3 पढ़ते हैं। In this article, unless the context otherwise requires, law includes any। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इन सब का मीनिंग क्या होता है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बाय लॉ का मतलब क्या होता है, रूल का मतलब क्या होता है, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। बेसिकली ये सब वो चीज़ें हैं जिससे लॉ बनते हैं कि हाँ जी ये तो रूल है ना, ये लॉ है। इन सब के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको नहीं पता, कोई चीज़ क्लियर नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके लिए लेक्चर बना दूंगा। लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स लॉज पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution, and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas। तो बेसिकली ये पार्ट 13 का 3 क्लियर कर दे रहा है
कि लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ ये सब होते हैं ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और उनके यूजेजेस जो इन द टेरिटरी ऑफ लॉ में है। और ये भी कह रहा है कि ये लॉज जो हैं ये आपकी मे बी लेजिस्लेचर ने बना रखे हो, या ऐसा भी हो सकता है ये जो हैं लॉज ये आपकी किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाए हो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल किसी पंचायत ने कुछ बनाया कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने से पहले, या अंग्रेज बना के गए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब करके गए थे 1935 में, उससे पहले 1919 में, 1909 में, या किसी राजा महाराजा ने पास करा था, तो वो सब लॉस के अंडर आएंगे। वो यहाँ पे चीजें क्लियर कर दी गई हैं, कस्टम्स भी, इवन कस्टम्स भी, ठीक है। और अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो उन्हें नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा, राइट। तो अगर लड़कियों का कोई अधिकार खाप पंचायत छीन रही है तो उसको माना नहीं जाएगा, राइट। आर्टिकल नंबर 13 के चौथा देख लेते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368 राइट ऑफ इक्वालिटी। तो इस आर्टिकल में ये थोड़ी सी बात कहती कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो 13 का 4 है इसको इंसर्ट 1971 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने किया था। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। गोलकनाथ केस था एक, जिसको ओवरराइड करने के लिए बेसिकली करा था कि हम जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अगेंस्ट नहीं होगा। ये इंदिरा गांधी ने लॉ बनाया था या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा था उनकी सरकार ने, और ये 13(4) है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368, और वो राइट टू इक्वालिटी को इम्पोज करने के लिए किया गया था, राइट। पर ये जो अमेंडमेंट था इसको मिनर्वा मिल एक केस हुआ था, उसमें बोल दिया गया था कि आर्टिकल 368 भी आर्टिकल 13 के अंदर आता है। मतलब आपने अगर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ये मिनर्वा मिल केस ने करा। तो ये 13 का जो 4 है इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट पॉइंट जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक और बताना चाहूंगा कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी आपका इसी आर्टिकल से निकलता है, ठीक है। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि आपके जो कोर्ट्स हैं वो रिव्यू कर सकते हैं कोई भी डिसीजन जो आपके लेजिस्लेचर ने लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है आर्टिकल 13। इसके बिना आपके फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू होती ही नहीं, क्योंकि कोई भी फंडामेंटल राइट आपकी सरकार छीन लेती। अभी तो वो फंडामेंटल राइट आपके छीन ही नहीं सकती क्योंकि आर्टिकल नंबर 13 एग्जिस्ट करता है। और 13 के बेसिस पे आपका कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपके जो लॉज हैं जो इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट्स उनको उनको क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड मतलब पूरा कैंसिल कर सकती है। तो दैट्स ऑल। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी चीज़ आप डिटेल में चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको डिटेल में चीज़ें बता दी जाएंगी। थैंक यू।